हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की बातें करेंगे। बेटा, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है हम किसकी हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास देखो, अगर हम बात करें बेटा इसको, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर हम बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज सच, अगर मैं देखूं बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी एक मैं मान लेता हूँ, यू कैन से ये एक गिवन एरिया है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ स्मॉल एरिया ले लिया हमने डीएस। तो डीएस आपको पता है हमेशा क्या होता है बेटा, नॉर्मली आउटवर्ड होता है। ये डीएस है और डीएस हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो मैं कई लोग इसको कैसे लिखते हैं भाई, एन कैप इंटू डीएस या डीएस और एन कैप। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है ये। और मान लो कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस फील्ड में से यूं पास कर रही हैं। ये मेरे पास मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये अंदर की तरफ से आ रहा है ना, ये यहाँ से। ठीक है, ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल क्या है बेटा, थीटा है। तो जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, मान लीजिए मुझे, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इट इज द नंबर ऑफ, सिंपली इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग। एक वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, पासिंग नॉर्मली, इट इज नॉर्मली, number of electric field lines passing normally through given surface। normal, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, क्या कि नॉर्मल। हमने तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमारे ए के जो है बेटा देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल में क्या लोग नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हमारा जो फ्लक्स है निकालने के लिए इस ई का इधर एक कंपोनेंट डिसोल्व कर लो। इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ई कोस थीटा। ठीक है ना, और जो ई साइन थीटा है वो आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा हुआ आपका, ई कोस थीटा हो गया। यानी अगर मुझे स्मॉल एरिया के ऊपर फ्लक्स डिफाइन करना है तो ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई कोस थीटा, और इनटू क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया एलिमेंट। सो दिस मे बी रिटन एज, हम इसको अगर लिखना चाहेंगे बेटा तो ये कैसे लिखा जा सकता है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू डी फाई ई, जो होगा इसको मैं लिख सकता हूं ई डी एस कोस ऑफ थीटा। क्या बन गया ये, ई डॉट डी एस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज की, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगा, इसलिए फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट्स ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। और अगर मान लीजिए मुझे पूरे एरिया के ऊपर निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, ई डॉट डी एस हो जाएगा। अगर आपको फ्लक्स क्लोज सरफेस पर निकालना है तो क्लोज सरफेस के केस में आप क्या लगा देते हैं, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर क्लोज का, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन इज डन ओवर क्लोज सरफेस। तो यानी ये फ्लक्स किस में से आ जाएगा बेटा, क्लोज सरफेस में से आ जाएगा फ्लक्स। ठीक है कि नहीं बताइए। तो ये इस तरीके से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, और हम इसको बोलते हैं, ये क्या बन गया, कौन सा इंटीग्रल हो गया, ये सरफेस इंटीग्रल है ना। ई डॉट डी एस है तो क्या कहलाएगा, हमने डिस्कस किए तीनों इंटीग्रेशन, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस का मतलब मैंने बताया था विच इनक्लोजेस वॉल्यूम। ठीक है बेटे। नाउ अगर आप फ्लक्स की यूनिट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम और इनटू मीटर स्क्वायर। सो इट बिकम्स, क्या बन गई यूनिट, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और भी तो यूनिट होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो एक और यूनिट आ गई, क्या आ गई बेटा, फ्लक्स की यूनिट वोल्ट मीटर आ गई। नाउ हमारे पास
देखिए किसी अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं बेटा, ठीक है, तो क्लोज सरफेस के लिए अगर हम बात करते हैं, जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स था बेटा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एक गिवन एरिया है, ठीक है, यहां पर अगर इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो ये इस तरफ होगा कि नहीं होगा बताओ, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं, ठीक है, और मान लो फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, तो यहां पर जो फ्लक्स है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल जो है यहां पर देखो, मैं फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बेटा, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है, तो आपका एंगल कितना हो गया, ये ds है, तो एंगल कितना आ गया, 180 का आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं इस पॉइंट, मान लीजिए मैं इसको नंबर 1 डाल देता हूं, तो 1 पॉइंट पर मैं फ्लक्स देखूं तो ये क्या बन गया बेटा, e ds cos ऑफ 180, और cos 180 क्या आ गया आपका माइनस, सो इट बिकम्स इक्वल टू e ds। क्या आ गया आपका फ्लक्स, नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया बेटा, यानी कि नेगेटिव फ्लक्स होगा। और ये क्या इनवर्ड है ना, यानी नेगेटिव फ्लक्स मींस इनवर्ड फ्लक्स, इट इज इनवर्ड फ्लक्स। अगर मैं इस सरफेस पर देखूं, नंबर 2 पर देखूं बेटा, ये जो हमारा ये कर्व है, तो यहां पर क्या है देखो, ई भी मेरा इसी तरफ है, ओके, और मेरा ds भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अगर यहाँ का फ्लक्स आप निकालेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी ई ds cos ऑफ 0 डिग्री। सो प्लस का आ गया कि नहीं आ गया, पॉजिटिव फ्लक्स आ गया बेटा, तो इसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव फ्लक्स। तो आगे का भी जरूरत पड़े तो आप अब, और यहाँ ये कौन सा फ्लक्स है, बाहर निकल रहा है ना बेटा, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, आउटवर्ड फ्लक्स कहलाएगा, इट विल बी आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। अगर बाय द वे मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं बेटा, कर्व्ड सरफेस की, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने यहां दिखा रखा है इस तरीके से, और इस कर्व्ड सरफेस की बात करते तो एरिया तो इधर चला जाएगा, इस बार मैं नंबर 3 बोल रहा हूँ कर्व्ड सरफेस को। तो फ्लक्स अगर मैं थर्ड पोर्शन पर देखूंगा तो इट बिकम्स इक्वल टू बेटा ई ds cos ऑफ 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, आप एंगल चेक कर लें, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है बेटा, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो cos 90 कितना आ गया, 0, तो यानी क्या आ गया, ये आपका 0 फ्लक्स आ गया, यानी कि इनवर्ड फ्लक्स प्लस का हो गया, आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो गया। और इस केस में मैं कह सकता हूँ कर्व्ड सरफेस के टेंजेंशियल है लाइनें, है ना, और जो टेंजेंशियल है लाइनें, तो उस केस में हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो आवर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। अब बारी आती है कि इस फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो इस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारी हेल्प करी किसने बेटा, गोस थ्योरम। वी टॉक अबाउट गोस थ्योरम, इसको कई लोग गोसिस लॉ भी कहते हैं और कई लोग इसे गोस थ्योरम भी कहते हैं बेटा। दिस थ्योरम सिंपली स्टेट्स कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पर हमने गोस ने किसकी बात की थी, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। मैं बोल रहा हूँ बेटा क्लोज सरफेस, सिंपली आप ये समझ सकते हैं विच इनक्लोजेज वॉल्यूम, ओके। तो ये क्या आ गया मेरे पास, और ये अभी अपने का क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस, दिस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। ये मेरे पास क्या बन गया बेटा आपका, Q by epsilon naught। epsilon naught तो you all know it is absolute permittivity of free space, okay, and Q is the charge, total charge enclosed, मैं कहूँ तो IN भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि enclosed by the closed surface, जो चार्ज अंदर है बेटा क्लोज सरफेस के, वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ओके। सो ये फ्लक्स निकालने के लिए सीधी बात वो कह रहा है कि कोई भी क्लोज सरफेस है, बस आपको निकालना है, तो आपको उसके अंदर का क्या पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए। आप उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका जैसे मान लीजिए प्रूफ करना है गोस थ्योरम का, हम किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के लिए प्रूव करेंगे बेटा, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ही कोई भी किसी भी तरीके का एक
क्लोज सरफेस है, ठीक है। और इसके यहाँ पर मान लीजिए क्यू चार्ज रखा हुआ है इनसाइड, ठीक है। मैं मान लीजिए यहाँ पर क्या करता हूँ बेटा, एक स्मॉल एरिया चूज करता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया बेटा, स्मॉल एरिया ले लिया। और अभी बताया था एरिया हमेशा क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे तो इसका नॉर्मल कहीं आ जाएगा, क्यों बेटा, टीएस, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा मान लो इस पॉइंट पी की यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा वो क्या होता है, वो तो नॉर्मली, मतलब नॉर्मल नहीं सॉरी, यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ई हो गया। और ई और डी इन दोनों के बीच का ये एंगल थीटा हो गया। ये बात समझ में क्या दिखाई बेटा, ये जो एरिया मान लिया मैंने कोई भी ना आर्बिट्रेरी शेप ले ली है, नॉट स्फेरिकल, बाउंडेशन नहीं है कोई भी, आप कोई भी शेप ले लें, बस क्लोज सरफेस हो। हर क्लोज सरफेस के लिए गोस थ्योरम वैलिड होगी। ओके, तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ एक स्मॉल एरिया ले लिया और ये एरिया एलिमेंट कितना है, ds है। इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर मैंने देखा कि जो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, ठीक है ना, वो E होगा। और इस E की मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो E की वैल्यू कितनी होती है बेटा, Q अपॉन, सबको आता है तो 4 पाई एप्सिलॉन नो, पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। और ये P पॉइंट था मेरा, तो ये क्या कहलाएगा, अलोंग OP प्रोड्यूस्ड, OP प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं गॉस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लूं, गॉस थ्योरम की अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं तो ये क्या हो गया, देखो इट इज EDS, E डॉट ds है बेटे। ये इस क्लोज सरफेस की बात कर रहा है जो मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, E ds कोस ऑफ थीटा, दिख रही है ना बेटा, E और ds के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं ऐसा करता हूँ E की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा। तो जब E की वैल्यू पुट करोगे, देखो ये फैक्टर तो कांस्टेंट है ना, Q कांस्टेंट है 4 पाई से, R तो वह आप कहेंगे सर R, हाँ देखो बेटा इस पॉइंट के लिए R ये होगा, इस पॉइंट के लिए R ये होगा, इस पॉइंट के लिए R ये होगा। एक तो R वेरिएबल है हर एक के लिए, एंड सिमिलरली हर एक पॉइंट पे थीटा भी क्या होता जाएगा, चेंज। तो ये वेरिएबल हो गया। तो सिर्फ क्या कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, और एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर ले लिया मैंने। अंदर मेरे पास बच गया बेटा ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। नाउ ये सोचने की बात है ये क्या आ गया, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है +1 में बेटा, ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। देखो आप दो चीजें पढ़ते थे, एक तो पढ़ते हैं प्लेन एंगल जो बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। तो प्लेन एंगल का तो फार्मूला क्या हो गया आपके पास, आर्क अपॉन रेडियस हो गया, याद आया। प्लेन एंगल तो ये होता है, एक और भी तो एंगल होता था बेटा याद हो तो, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल में क्या होता है, एरिया कट फ्रॉम द सरफेस अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये क्या होता है बेटा, सॉलिड एंगल हो गया कि नहीं हो गया। तो दिस इज कॉल्ड बेटा सॉलिड एंगल। किसने सबटेंड किया है, सिर्फ ds एरिया ने। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ds हो गया बेटा। तो ये क्या होता था, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल सिंपल आर्क अपॉन रेडियस, और ये क्या होता था आपका, एरिया कट फ्रॉम द सरफेस, है ना, और अपॉन क्या हो गया बेटा, आर स्क्वायर। तो ये एरिया चूंकि वेक्टर है तो नॉर्मल कंपोनेंट लेना होता था हमें जैसे भी। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास, देखो बेटा ये आ गया फाई, इट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज d ओमेगा। एंड व्हाट इज द, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल सॉलिड एंगल। और टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ टोटल सॉलिड एंगल, इसकी वैल्यू इस इंटीग्रेशन की बेटा। टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई, जैसे टोटल प्लेन एंगल होता है 2 पाई, ऐसे टोटल सॉलिड एंगल फॉर ए क्लोज ज्योमेट्री वो कितनी होती है बेटा, 4 पाई होता है। देखिए आगे देखेंगे बार जरा इसको, जब आप लिखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखो इट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। तो 4 पाई गेट कैंसिल विद दिस 4 पाई, ये देखिएगा क्या हुआ भाई, एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया मेरे पास, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि भाई हमारे पास जो ये है चार्ज, बस सिर्फ उसका रोल है कि वो
बस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, ठीक है। मुझे वो चार्ज की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा, फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है कि नहीं है। एंड मैंने तो कोई भी आर्बिट्रेरी शेप ली हुई है, इट मीन्स दिस थ्योरम इज वैलिड, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी आर्बिट्रेरी शेप, एनी आर्बिट्रेरी शेप क्लोज्ड पाथ, ठीक है। कोई भी क्लोज शेप सरफेस है आर्बिट्रेरी शेप, सबके लिए गॉस थ्योरम क्या होगी बेटा, वैलिड होगी, ठीक है। समझ में आया। हमने एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, बस ये थोड़ा एक बार थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये क्योंकि भूल जाते हैं हम, एंगल तो बार बार यूज होता है प्लेन एंगल, तो इसलिए याद रहता है, लेकिन ये हम थोड़ा कम यूज होता है, इसलिए कम याद रहता है कि ds cos थीटा बाई r स्क्वायर क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो ये हमने क्या ले लिया बेटा, सॉलिड एंगल ले लिया, ठीक है। सो ये गॉस थ्योरम आ गई मेरे पास। अगर मैं करूं गॉस थ्योरम का, ठीक है, अगर मुझे करना है बेटा, नाउ लेट अस राइट डाउन differential form, differential form of Gauss's theorem, differential form of Gauss theorem। देखो बेटा हमारे पास क्या है, अभी आपने कहा कि क्या है गॉस थ्योरम, फिर से एक बार लिखते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लोज सरफेस मींस व्हिच इनक्लोजेस वॉल्यूम, ओके, इज q बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। मान लीजिए मेरा जो चार्ज है बेटा, ठीक है, ये लेट रो, रो है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, याद है चार्ज पर यूनिट क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां से अगर मैं करूं dq जो है, मान लीजिए चार्ज जो है बेटा वो किसी गिवन वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज ना होकर मान लीजिए, अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो dq क्या हो जाएगा आपका, रो इंटू dv हो जाएगा। और अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो क्या कर दूं, इंटीग्रेशन नहीं कर देंगे क्या, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इट विल बी रो dv, ठीक है। तो पुटिंग इन वन कर दें तो इक्वेशन वन क्या देगी, देखो बेटा हमें, इट इज E डॉट ds एंड इट विल बी रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिक्कत नहीं है ना कोई भी। और एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, मैं अंदर भी लिख सकता हूँ। नाउ सी, एक तरफ आपके पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास क्या आ गया, एक तरफ आप देखो कौन सा इंटीग्रल है बेटा, सरफेस इंटीग्रल, एक तरफ कौन सा इंटीग्रल है बेटा मेरे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल है। यानी एक तरफ सरफेस एक तरफ वॉल्यूम, सोल्व करने के लिए या तो दोनों तरफ सरफेस कर लो या दोनों तरफ वॉल्यूम कर लो। तो एक थ्योरम पढ़ी है ना हमने, कौन सी थ्योरम पढ़ी है बेटा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूं बेटे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, अगर मैं बात करता हूं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, याद करो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेटा मैंने दो थ्योरम पढ़ाई है आपको, एक गॉस डाइवर्जेंस और एक स्टोक्स थ्योरम, ओके। गॉस डाइवर्जेंस सरफेस और वॉल्यूम का रिलेशन है इंटीग्रल्स में, और जो स्टोक्स थ्योरम थी वो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन होती थी। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है बेटा, कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस, याद है इट इज डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, वॉल्यूम यू भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, वॉल्यूम डीवी, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। और मेन टाइम हम सिंपल ये भी लिख के छोड़ देते हैं कि भाई ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, यहाँ पर भी जैसे कौन सा इंटीग्रल चल रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल चल रहा है, वो बस ये वी लिख दिया ना बेटा, तो अंडरस्टूड होता है कि भाई ये आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, वॉल्यूम इंटीग्रल की बात कर रहे हो। इज ओके, पुटिंग इन 3, तो LHS देखो बेटा, LHS की वैल्यू ये आ गई ना, क्या लिख सकता हूं मैं इसकी जगह, तो दिस इज V डेल डॉट E dV and that is equal to
रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों टर्म्स इकट्ठी कर लेता हूं मैं। इट इज डेल डॉट ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dv दैट इज इक्वल टू 0। दिस वॉल्यूम एलिमेंट तो 0 है नहीं भाई, हमने कुछ वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया है, तो ये तो इंटीग्रेशन तभी 0 आ सकता है जब ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाए मेरे पास, 0 आ जाए। यानी डेल डॉट ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट 0। सो दिस विल गिव मी व्हाट, डेल डॉट ई। डेल डॉट ई का मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो चीज बन गई बेटा, ये मेरे पास क्या सप्लाई करेगी मुझे, क्या कहलाती है ये आपकी, बताओ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो बड़ा सिंपल सी बात की है मैंने बेटा, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली पहले, जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म अवेलेबल थी मैंने वो बात करी बेटा। एंड देन मैंने क्या किया कि अगर मान लीजिए रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बेटा मेरे पास, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मुझे वॉल्यूम की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे हम इसको, आपने देखा ये dq बाई dv, तो dq क्या हो गया, रो dv, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। जैसे मैंने नंबर 1 में पुट किया तो आई फाउंड एक तरफ मेरे पास सरफेस इंटीग्रल की टर्म आ रही है, एक तरफ मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहा है, तो आई नो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। कौन सी थ्योरम देती है मुझे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इनका रिलेशन देती है। तो मैंने क्या किया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये कहती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा हमारे पास, कर्ल, नहीं डॉट है तो क्या था, डाइवर्जेंस, कर्ल में क्या आएगा, क्रॉस, ओके, डेल डॉट ई डीवी होता है डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की नंबर 3 में, तो 3 में पुट किया बेटा, टर्म्स इकट्ठी कर ली, तो मैंने कहा दिस एज डीवी इज नॉट 0। डीवी तो एक वॉल्यूम एलिमेंट है, कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो फिर डीवी का क्या मीनिंग है, फिर तो वॉल्यूम इंटीग्रल का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस ब्रैकेट विल बी 0। सो ये जो इक्वेशन है बेटा कि भाई डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन क्या कहलाती है मेरी, क्या कहलाती है बेटा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम कहलाती है, ठीक है। और अभी इसी इक्वेशन को, डिफरेंशियल फॉर्म को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया पॉइजन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉइजन्स इक्वेशन की मैं बात करना चाहता हूं बेटा। दिस इज पॉइजन्स इक्वेशन, बहुत सिंपल सी बात की उन्होंने, देखो उन्होंने जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है बेटा, हम कहेंगे वी नो कि डिफरेंशियल इक्वेशन sorry, let me pick up the eraser, okay, ठीक है। ठीक क्या हो गया बेटा, अभी हमने क्या लिखा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम, क्या आई थी बताओ। अभी मैंने कहा आप पास तो वीडियो है, आप पॉज करें, पीछे ले जाकर देखें बेटा, साथ साथ नोट्स बनाते रहें तो ज्यादा अच्छा रहता है, पढ़ने का अच्छा तरीका है। अभी आपने कहा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इफ V is potential difference, if V, तो हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ, क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, माइनस डी बाई डी आर होता है। अगर आप 1 डायमेंशन में पढ़ रहे होते हैं तो, और बाकी हमने 3 डायमेंशन के लिए इस तरीके से पढ़ा है, तो पुटिंग इन 1 करें, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे आप, तो देखो क्या होगा, डेल डॉट माइनस ऑफ डेल वी, इट इज रो बाई एप्सिलॉन, माइनस बाहर ले लिया, इट विल बी डेल डॉट डेल बीटा इंटू वी, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड डेल डॉट डेल, डेल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, इट इज माइनस डेल स्क्वायर वी, इट इज रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस मे बी फर्दर रिटन एज बेटा डेल स्क्वायर वी प्लस, इस माइनस को मैं इधर ले जाकर एडजस्ट कर रहा हूँ,
वेयर वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं, और पॉइजन्स थ्योरम अब किसके लिए रिजल्ट जो इक्वेशन है वो किसके लिए आ गई बेटा, किसके लिए आ गई है, पोटेंशियल की। डेल स्क्वायर वी दिस इज प्लस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पॉइजन्स इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स इक्वेशन। इन 3D अगर मैं लिखना चाहूं, 3D की बात करूं मैं, तो आपको पता है डेल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर and plus rho by epsilon naught, that is equal to 0. This is what is this beta, what this is आपकी पॉइजन्स इक्वेशन है। कौन से उस मोड में है बेटा, ये यू कैन से इन 3 डायमेंशन है। ये सिंपल है डिफरेंस गॉस थ्योरम से, मतलब देखिए हमने गॉस थ्योरम, सिंपल गॉस थ्योरम ड्राइव की, देन उसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो भी सब गॉस के आसपास ही सराउंडिंग्स में हम घूम रहे हैं। देन हमने क्या किया बेटा, फिर मैंने लिखा इसको किस तरीके से लिख दिया बेटा कि भाई अगर हमारे पास वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये रिजल्ट मेरे लिए वेल नोन रिजल्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। मैंने यहाँ पुट किया इसे, तो आप देखें डेल डॉट डेल की टर्म आ जाएगी बेटा, डेल डॉट डेल, क्योंकि डेल खुद एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है, तो ए डॉट ए स्क्वायर होता है, बाकी हमने पहले भी डिस्कस किया क्यों है ये बन जाएगा। तो 3D में लिखेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। ओ सॉरी ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी ठीक है। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, क्लियर है। बाय द वे मान लीजिए मेरे पास किस तरीके की इक्वेशंस हैं, मेरे पास एक ऐसा है चार्ज फ्री स्पेस, इफ आई हैव, मैं यही कर लूं थोड़ा सा, इफ आई हैव, वी हैव चार्ज फ्री स्पेस, we have charge free space, means there is no charge, means there is no volume charge density, and if there is no volume charge density it means rho is 0, there is no volume charge density, charge ही नहीं है तो volume charge density तो 0 होगी, तो we are remaining with del square v is equal to 0 from 3 बात कर रहा हूं। अगर मैं 3 से बात करूं बेटा, ये 0 तो डेल स्क्वायर वी क्या आ गया 0। अगर मैं फ्रॉम 4 बात करूं तो इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, करली स्क्वायर वी बाई करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर वी बाई करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर वी बाई करली जेड स्क्वायर, एंड दैट कम्स आउट टू बी क्या आ गया बेटा 0। तो ये जो दोनों इक्वेशन एक ही बात है ये, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन जो है इट वाज गिवन बाय लैप्लासिस, सो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है बेटा, ये फिर क्या कहलाती है आपकी, लैप्लासिस इक्वेशन कहलाती है, इट इज लैप्लासिस इक्वेशन। तो आज इससे पहले ये पॉइजन्स इक्वेशन है, और ये क्या बेटा आपकी लैप्लास की इक्वेशन दी हुई है हमें, समझ रहे हैं मेरी बात। तो मैंने क्या कहा आपको, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से आज हम कहाँ पहुंचे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी अभी ड्राइव की, ओके, और हमने क्या किया उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पुट कर दिया, तो ये चीजें आ गई मेरे पास, ठीक है ना। और इसमें हमने कहा अगर स्पेस चार्ज फ्री है तो क्या हो गया, रो की वैल्यू 0 बेटा, और रो 0 होगी तो ये इक्वेशन आ गई डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, एंड दिस वाज ड्राइव बाय लैप्लासिस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लैप्लासिस इक्वेशन। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इन टुडे क्लास, वी हैव डिस्कस, एक बार मैं ब्रीफिंग फिर कर दूं, वी हैव डिस्कस बेटा फ्लक्स, दैट इज E डॉट ds, देन वी डिस्कस गॉस थ्योरम व्हिच सेड कि भाई जो फ्लक्स निकालना है आपको किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर, तो E डॉट ds जो होगा बेटा इट विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ओके। देन वी फाउंड इट्स डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस थ्योरम, एंड इट वाज इन द फॉर्म गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प लेके इसको हमने इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में बदला, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास, रो नॉट। ये क्या थी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम आ गई थी बेटा, ओके। देन वी डिस्कस्ड पॉइजन्स इक्वेशन, हमने E को फिर से क्या कर लिया, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इट वाज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डेल स्क्वायर V प्लस रो बाई एप्स, ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि E में एक माइनस की टर्म आ जाएगी, E जो होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है बेटा, है ना, तो ये एक टर्म आ गई। और फिर हमने कहा अगर वी हैव व्हाट वी हैव चार्ज फ्री स्पेस इन विच देयर इज नो चार्ज,
So in that case, rho will be 0 and we will get del square V is equal to 0 आ जाएगा. So these are few results which we have discussed today in today's lecture. Okay, so in our next lecture, next video, we will start with the applications of Gauss theorem. different आप कह सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अगर आप ये समझ पाए जो मैंने सबसे पहले फ्लक्स के बारे में समझाया है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है बेटा, प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देख के उस एंगल को समझ लें. अगर वो चीज समझ में आ गई आपको तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो इसे अच्छे समझे बेटा. कोई दिक्कत आई तो मुझे बताएं, ठीक है ना. पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को भी शेयर कर लें, है ना. और भाई हम नेक्स्ट क्लास में फिर एप्लीकेशंस के साथ मिलेंगे बेटा. ओके, थैंक यू.